मैं अब नेक्स्ट उस पे आ रहा हूं जो फॉरेन अफेयर्स। अब जब हम लोग इसकी परिकल्पना किए तो इसका टाइटल रखा गया फॉरेन अफेयर्स, हु इज फ्रेंड एंड हु इज फो। इसमें मैं थोड़ा सा एक ये चेंज करूं। सुधांशु भी आ गए। सुधांशु, आप भी थोड़ा क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। एक मैं इसमें आप लोगों को बता दूं, एक तो लखन मेहरोत्रा साहब हमारे साथ हैं। मेरी जानकारी में इस समय जो वरिष्ठतम डिप्लोमेट देश के हैं वो हैं, बड़ा एक्सपीरियंस है। सतीश झा साहब हैं। सतीश झा साहब के लिए मैं अलग से, भाई जैसे होता नहीं, एक एक्स्ट्रा ताली इसलिए बजा दूं, रात का मालूम नहीं 2:30-3 बजा है। मैं इनसे थोड़ा जब कह देता हूं तो जबरदस्ती भी कर सकता हूं इनसे। मैंने कहा कि भाई अगर इसमें आप आ जाएंगे, क्योंकि आपका एक ये एक्सपीरियंस रहा है और आप इसको बेहतर ढंग से बता पाएंगे। ये आ गए हैं। अनिल जयसिंह साहब आ गए हैं। इंडिया थिंक टैंक और मैरीटाइम इंजीनियर्स, और मतलब देश की सुरक्षा की दृष्टि से एक पैनी नजर रखते हैं। तो मैं टाइटल की बात कर रहा था। टाइटल इसका फॉरेन अफेयर्स, हु इज फ्रेंड एंड हु इज फो। मुझे लगा इसका टाइटल ज्यादा अच्छा होना चाहिए। और उसके पहले मैं एक किस्सा बता दूं। मेरी नतनी है 4 साल की, तो वो जब आती है तो उसका मुझसे मुझे कहती है कि आप मेरे दोस्त। तो जब गुस्सा होती है तो कहती है कि आप मेरे बेस्ट फ्रेंड नहीं हो। तो हमारे हिसाब से टाइटल होना चाहिए फॉरेन अफेयर्स, हु इज फ्रेंड एंड हु इज बेस्ट फ्रेंड। क्योंकि आज के जमाने में किसी को यह नहीं कहा जाता है ना ये दुश्मन, सब फ्रेंड है, सब दोस्त। लेकिन असली दोस्त कौन? लेट अस सी कि हु इज रियल फ्रेंड। लखन भाई साहब, आपसे शुरू करेंगे। आप यूएस रहे, आप रशिया रहे, आप चाइना रहे, आपने ये पाकिस्तान की ये पॉलिसीज देखी। आज नए वर्ल्ड ऑर्डर जब हो रहा है, और खास करके हिंदुस्तान के रेफरेंस में, क्योंकि बहुत कुछ अफगानिस्तान में हो रहा है, तो इस समय आपको क्या लगता है कि हमारा, मतलब प्योरली फ्रॉम द सेल्फिश पॉइंट ऑफ व्यू, हिंदुस्तान को क्या अपनी दोस्ती और रियल दोस्त और असली दोस्त में फिर एक बार पहचान करनी पड़ेगी? देखिए, जो राजनीति है उसका एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, there are no permanent enemies and there are no permanent foes. You cannot put a label on any country. Therefore, I think you have formulated it better. Who is a friend and who is a better friend? As a matter of fact, जब हम भारत स्वतंत्र हुआ था, आपके ये टाइटल रखा हुआ है 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो भारत स्वतंत्र होने के बाद जब प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने फॉरेन अफेयर्स पे सबसे पहला भाषण दिया पार्लियामेंट में, तो उन्होंने ये कहा, फ्रेंडशिप विद ऑल, मैलिस टुवर्ड्स नन। ये आपको याद भी होगा। खैर, जो लोग उस वक्त थे, जैसे मैं था, तो मैंने उसे बड़े ध्यानपूर्वक देखा। फिर मैं फॉरेन सर्विस में इलेक्ट हो गया 1958 में। तो तब से मैंने ये बात अच्छी तरह से देखी है कि पंडित नेहरू के ज़माने में हम लोगों की नज़दीकी थी रूस के साथ। तो अमेरिका ने ये हमको ब्रांड किया कि हम तो सोशलिस्ट स्टेट हैं, डेमोक्रेसी एक बहाना है। डल्लेस साहब का कहना था, यू आर आइदर विद अस और अगेंस्ट अस। तो उस वक्त ऐसी पॉलिटिक्स चल रही थी। लेकिन हमारे देश ने हमेशा ये कोशिश की है कि हम सभी के मित्र हैं और हम किसी से दुश्मनी नहीं चाहते। जितनी भी बड़ी बड़ी ताकतें थी, कैनेडी से नेहरू ने पर्सनल इक्वेशन एस्टेब्लिश की। जब हमारे ऊपर चाइनीज एग्रेशन हुआ तो कहने को तो पहले ये था कि अमेरिका हमारा दुश्मन है, लेकिन हमारी सहायता के लिए फिर अमेरिका आया। और रूस, जो कि हमारा मित्र था उस वक्त, उन्होंने क्या किया 1962 में? देखिए, वो कभी हमेशा दोस्ती रहे हैं, दोस्ती बनी रही। लेकिन ख्रुश्चेव जो MiG-27 हमको सप्लाई उस वक्त करने वाले थे, उसके लिए उन्होंने मना कर दिया और कहा कि हमने पाकिस्तान को तो ज़रूर दिए हैं, लेकिन आपको तब देंगे जब उनसे कश्मीर का मसला आप हल कर लें। तो वो मना कर दिया। लेकिन रूस ने क्या किया?
उन्होंने कहा कि हम MiG-27 की सप्लाई जब तक ये वॉर खत्म नहीं होता थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं। तो ये जो 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 दुनिया की पावर्स हैं और जो बाकी सब भी देश हैं, उनके परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं, परमानेंट दोस्ती और परमानेंट दुश्मनी किसी से नहीं होती। ये मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ। चीन और रूस के बीच के संबंध आप देखिए। जब माओ जेतुंग जो आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना चीन में हुई थी वो रूस की मदद से हुई थी। 2 एजेंट रूस के आए थे उस पार्टी की स्थापना करने के लिए। अच्छा, उनके नाम अब मालूम है सब। चीन सोवियत यूनियन के साथ रहा, लेकिन 1900 और बिल्कुल चीक और जौ की जो रिलेशनशिप होती है, जबड़े की और दांतों की, वो रिश्ता था उनका। लेकिन 1972 में क्या हुआ, निक्सन पहुंच गए वहां और रूस सबसे बड़ा दुश्मन हो गया चीन का। इस बीच में रूस ने भी और चीन के बीच भी एक युद्ध हो गया उसूरी के ऊपर। उसूरी रिवर पर बॉर्डर वॉर हो गई। हमारे यहाँ 1962 में जैसे बॉर्डर पर चीनियों ने अटैक किया, वैसे उन्होंने आइलैंड लेने की कोशिश की तो रूसियों ने वो आइलैंड उठा दिया। तो इसके माने ये हैं कि आज की तारीख में जब भारत को अपनी नीतियां बनानी है तो उन्हें ये सोच करके चलना है कि हमारे दोस्त हैं, लेकिन हमारे सबसे अच्छे दोस्त कौन हैं, उनकी तरफ निगाह उठाएं। और इसीलिए जब चीन का हमला अक्साई चिन में हुआ तो हम लोगों को अपनी सुरक्षा का प्रबंध करना था। हम लोग राफेल के इंपोर्ट की कोशिश कर रहे थे, उसके आने में कुछ समय हो रहा था। तो हमें जियो स्ट्रेटेजिक पोजिशन अपनी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए we moved slightly towards the Americans. And the Americans came forward in a very handsome way, because there was a phase when America and China had come very close to each other from 72 to about 2020. लेकिन ट्रंप ने उस पॉलिसी को चेंज कर दिया एंड जो ट्रेड रिलेशंस थे चीन से वो बदल गए और उन्होंने कहा कि हमारा सबसे बड़ा राइवल आज की दुनिया में चीन है। तो चीन ने जब हमारे ऊपर साइकिन में हमला किया और हमारी टेरिटरी ऑक्यूपाई कर दी और वो LOC को पार करके हमारी तरफ आ गए और उन्होंने उस हमारी लाइन को, जो कि एक्सेप्टेड लाइन थी, जिसको उन्होंने मान लिया था, जिसको उन्होंने लाइन ऑफ पीस और ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट माना था, उसको वायलेट कर दिया। तो हमारा नक्शा थोड़ा बदला और हमारा रुख भी उसके साथ में थोड़ा बदला। ये मैं आपके सामने पेश करना जी जी। मैं सतीश झा साहब से को ले आऊं डिस्कशन में। सतीश साहब ये बताएं, जैसे एक जनरल परसेप्शन एक आ जाता है कि यूएसए का मोटो है उस देश का, वो है बिजनेस। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सारे देशों की जो विदेश नीति है वो तो उसी के स्वार्थ पे है, उसी के सेल्फ इंटरेस्ट के लिए है। वो एक नॉन अलाइंड का दौर आप कह सकते हैं, थोड़ा दौर था जिस समय इंडिया टीटो और नासेर का ये था कि भाई एक वर्ल्ड ऑर्डर बने। लेकिन आज की तारीख में तो सबका अपना अपना है। तो आप कैसे देखते हैं, आप इंडिया की इस समय जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें हमारा सबसे अच्छा दोस्त कौन हो सकता है, या पक्की वाली दोस्ती? अच्छा सवाल है। मैं पहले थोड़ा सा जो मल्होत्रा साहब ने कहा उस पर कुछ कहना चाहता हूँ। एक इजराइल और जो अमेरिका का रिश्ता है उस पर जो भी उन्होंने कहा कुछ लागू नहीं होता। नंबर 1, सारी जो कानून नीतियां तमाम चीजें एक तरफ और इजराइल अमेरिका का रिश्ता एक तरफ। तो जाहिर है वो अपवाद है, उसका अपवाद माने या उससे कुछ सीखने की जरूरत है। नंबर 1। नंबर 2, मान लीजिए आप केंद्रीय मंत्री हैं और आपके पास जो है डिप्टी मिनिस्टर आता है, उससे आप कैसे ट्रीट करते हो? बराबरी करते हो क्या? मिनिस्टर स्टेट आता है, मैंने खुद देखा है। अगर मैं सेक्रेटरी के रैंक का था, जो जॉइंट सेक्रेटरी आता है, अच्छा 5 मिनट रुक जाओ, अंडर सेक्रेटरी आता है 2 दिन बाद आना, राइट?
तो रिश्तों में जो है देशों में लोग चलाते हैं। अगर हम अमेरिका से PL-480 देते हैं, कहते हम तुम्हारे बराबर हैं, वो नहीं मानता बराबर। जो तमाम देश आते हैं वो कोशिश करते हैं कि किस तरह से व्हाइट हाउस चले जाएं 2 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए। उसके लिए बड़ी कोशिश 2 महीने कोशिश करते हैं जाने के लिए, वहां पे लगे रहते हैं क्योंकि उससे उनको चाहिए कुछ। अगर हमें किसी से कुछ चाहिए, उससे बराबरी नहीं कर सकते ना रिश्तों में। मैंने देखा भारत में अपने तमाम लोगों में, किसी पार्टी में चले जाइए, वो आदमी 1000 करोड़ का है, वो 100 करोड़ का है, 50 करोड़ का है, कहना नहीं कुछ नहीं पड़ता है। आप देख लीजिए, 1000 अलग दिखता है, 50 दिखता है, 5 अलग दिखता है, अपने आप ही वो बन जाती है समीकरण। हिंदुस्तान की मुश्किल ये है कि इसके जो डिप्लोमेट हैं वो हमेशा कोशिश करते हैं, कह रहे हैं तुम्हारे बराबर है। तो तुम्हारी क्या हैसियत है बराबर होने की, बताओ हमें। पहली बात तो ये है कि अगर बराबरी मांगी नहीं जाती, बराबरी मिल जाती है हमें जब उस लायक होते हैं। इसराइल ने क्या किया, हम छोटे हैं, उसने अपनी न्यूसेंस वैल्यू बनाई, उसने समीकरण बनाई, उसने लॉबिंग की, तमाम वो काम किए जिसको अमेरिका उससे कितना छोटा है, अमेरिका से पैसे भी लेता है, उसको भक्ति भी देता है। आखिर उसने ऐसा क्या किया, उसकी वजह है, उसको सोचना पड़ेगा। कोई टेक्स्ट बुक में उसको आप देख नहीं सकते। उसके लिए बुद्धि चाहिए, समझदारी चाहिए, ज्ञान चाहिए, सोचने का तरीका चाहिए, सामरिक एक समझ चाहिए। तो ये जैसे हमारे आपस, जैसे आप अपने जो आपको चपरासी है उससे एक तरह व्यवहार करते हो, वो तो आदमी है भाई, वो 6 फुट का आदमी है, उसका वजन भी 200 पाउंड है या 80 किलो है, उससे आप बराबरी से क्यों नहीं बोलते हो? आप किसी से गले क्यों लगते हो, किसी क्यों नहीं लगते? तो सवाल इसमें है कि हम उनको क्या दे सकते हैं। भारत के पास 1990 तक दुनिया को देने के लिए कुछ भी नहीं था। उसके बाद जो लोग भारत मूल के जो लोग बाहर गए, इस बात को समझ लीजिए, हमेशा याद रखिए, बताइए सबको कि जो 5 करोड़ भारतीय मूल के जो विदेश में रहते हैं, वो उतना कमाते हैं जितने 140 करोड़ जो भारत के अंदर रहते हैं। इस बात को समझिए। ये मानिए कि जो जो कंपनियां पिछले 30 साल में शुरू हुई हैं, 1995 में शुरू हुई हैं, 1990 में शुरू हुई हैं, ऐसी 3 कंपनियां हैं जिनका जो मार्केट वैल्यू आज की दुनिया में भारत की पूरी राष्ट्रीय आमदनी से ज्यादा है। तो जाहिर है कि उनकी ताकत अलग होगी। तो सवाल यह है कि हमें कोई क्यों चाहता है, हम कैसे बराबरी करते हैं, कोई बराबरी कैसे मिलती है, वो हम नहीं सोच पाते। रूस जो है सबके साथ वही कर रहा था। चीन ने जब बराबरी मांगी तो उस रूस ने उसका अलग से व्यवहार किया। जब तक उसके खेमे में था, उसके साथ पूरा रिश्ता बना हुआ था। तो एक रूसी खेमा था, एक अमेरिकी खेमा था, उसके पीछे लगे रहिए, आपको सपोर्ट करता है। मैंने देखा एक एक बड़े उद्योगपति थे, उन्होंने अपनी सेक्रेटरी को ज्यादा महत्व दिया बनस्पत की अपने से 10 गुना जो थोड़ा उद्योगपति था। उनकी हैसियत 10,000 करोड़ रुपए की है, जो 1,000 करोड़ रुपए का आदमी, उसकी हैसियत उनकी सेक्रेटरी से कम है। यानी कि ये इस तरह जो समीकरण बनते हैं, आप उसको ले जाके आप अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में देखिए। हम रियल पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसमें, हमने भी फिल्चर स्कूल में पढ़ाई की थी। अंत में सारी बातें इन संबंधों में आती हैं कि हम कितने उपयोगी किसी के लिए हैं, चाहे सामरिक रूप से हैं, आर्थिक रूप से हैं, रक्षा की स्थिति में कुछ आते हैं, या हमारे व्यक्तिगत संबंध ऐसे हैं, या हमारे लोग वहां इस तरह रहते हैं कि उनका प्रेशर ग्रुप है। आज की तारीख में अमेरिका में करीब 40 लाख जो भारतीय हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा समृद्ध ग्रुप अगर अमेरिका में कोई है, जूस से भी ज्यादा प्रति व्यक्ति आय में, तो भारतीय ग्रुप है। उसकी वजह यह कि हमारे यहाँ सभी लोग जो हैं प्रोफेशनल्स ज्यादा हैं, उनकी, सभी लोग तो नहीं, करीब मान लीजिए 2/3 प्रोफेशनल्स हैं। उनकी आमदनी चीन के जो लोग मूल के लोग हैं उनसे भी 50% ज्यादा है। उसकी कुछ डेमोग्राफिक वजह हैं। जितने लोग यहाँ से जाते हैं, पढ़ के जाते हैं, IIT IIM के लोग जाते हैं, उसमें आप आज देखिए तो 10 जो बड़ी कंपनियां, उनमें से 4 में CEO भारत मूल के हैं। उनकी वजह से जो कई सारे सेनेटर्स कांग्रेस में जो इलेक्ट होते हैं, वहां भारतीय मूल का कुछ एक थोड़ा सा वजन पड़ा है। वहां से बातचीत शुरू हुई। ये बातचीत जो शुरू हुई है 1990 के बाद ज्यादा शुरू हुई, क्योंकि तब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर रिश्ता बढ़ना शुरू हुआ। तो अमेरिका के संबंध बनाने हैं तो उसके साथ एक संबंध ऐसे बनाने पड़ेंगे कि वहां अपनी लॉबी होनी चाहिए, चाहे वो लॉबी उन लोगों की वजह से जो हमारे देश के हैं, मूल के हैं, या हमने उनको खरीदा हो, वजह जो भी हो, हमें एक माहौल बनाना पड़ेगा जिसकी वजह से वो हमारे साथ। हमने तमाम सेनेटर से बात की। एक तो टॉमी को, मेरा सबसे अच्छा उदाहरण है। एक टॉमी को सिंगापुर के एम्बेसडर थे अमेरिका में, वो UN के भी एम्बेसडर थे और वॉशिंगटन DC एम्बेसडर थे। तो कहा जाता था कि टॉमी को जो थे, वो हर सेनेटर किचन में क्या पकता है उनको पता रहता था। और जितने भारतीय एम्बेसडर होके गए,
उस सबसे पूछे, अरे वो तो राजा के सब आदमी था, उससे क्या बात करेंगे, वो तो बोलते ही नहीं, तो वो तो अफसर की तरह बात करता था। पहली बार जो एम्बेसडर हिंदुस्तान से गया रोनेन सेन, उसने कोशिश की आदमी बनने की। उसके पहले सब एम्बेसडर होके जाते थे, सीना चौड़ा करके जाते थे, कोई पूछता नहीं था। रोनेन सेन ने पहली बार कोशिश की ये बात करने की। वो छोटा सा आदमी था, लेकिन हर एक कोशिश थी कि बात करने की। हमने एक बार हम लोग कहीं चले गए, साथ साथ थे, तो मैंने कहा कि क्या उनको बोलूं लिखे योर एक्सेलेंसी? उसने कहा नहीं नहीं, सिर्फ रोनेन सेन चलेगा। बाकी सब योर एक्सेलेंसी बनने में व्यस्त रह गए। जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं उनमें डिप्लोमेसी बड़ी मुश्किल से दिखती है, उनमें सिर्फ एक दिखता है, ईगो दिखता है। वो ईगो जो है जहां भी जाइए, ये क्यों है, ऐसा है, हमारी संस्कृति का हिस्सा है, क्यों होता है, वो सोचने की बात है। लेकिन हम डिप्लोमेसी नहीं समझते। हम सोचते हैं हम बहुत बड़े हैं, हमारा देश, हमारी इतनी आबादी है, उसकी कोई गलती नहीं होती। ये चीजें जो है आमतौर पे बेसिकली, मैं इन बात को आम आदमी की भाषा में रख रहा हूँ, क्योंकि हमारे सुनने वाले आम आदमी लोग हैं। इसमें किताब पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। संस्कृति की बात है, हमारी जरूरत की बात है, हमारी क्या रेलेवेंस कहाँ पर क्या है उसकी बात है, और हम किस तरह की बात रखते हैं उसकी बात है। इजराइल अपने आप में एक बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण है इस बात का कि कैसे एक छोटा देश जो पूरी तरह निर्भर है अमेरिका के ऊपर, हर सामरिक, उसके बिना जी नहीं सकता वो। अगर अमेरिका अपना हाथ हटा दे उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। फिर भी वो भक्ति देता है उसको, उसी देश को, और वो इतने कपल्ड है, अमेरिका की हिम्मत नहीं है, वो राष्ट्रपति को गाली देता है, राष्ट्रपति फिर भी उसकी बात मानता है। उसने बाइडेन को कुछ कहा, फिर भी बाइडेन को उसके साथ जाना पड़ा। यानी कि ऐसा कैसे हुआ, इस तरह सोचना पड़ेगा। अगर हमें इस तरह दोस्त बनाने हैं तो दोस्त बनाने की जमीन बनानी पड़ेगी, वो हमने कभी तैयारी नहीं। हम मान के चलते हैं, नेहरू जी ने पंचशील की बात की, वो एक आइडियलिज्म था, वो एक अपनी रेलेवेंस बनाने की कोशिश थी एक ऐसे माहौल में जहाँ दो बड़े कैंप हैं, हम यहाँ वहां नहीं जाना चाहते, हम किसी के पीछे जाना नहीं चाहते, हम अभी कॉलोनियल योग से निकले हुए हैं, हमारा जो मन है हम बराबर माने जाएं, और कोई मानने को तैयार नहीं है, तो चलो ये माहौल खड़ा करो। उससे आपका फायदा नहीं हुआ, उससे आपका नाम हुआ, आपने कोई मुहिम बनाई, आपको रेलेवेंस ही नहीं था। आपको कौन दे, जरा सी बात हुई, आपको खाना चाहिए, अनाज चाहिए, शस्त्र चाहिए, सब कुछ चाहिए। जो चाहने वाले हैं उनमें ये सोचना कि हम बराबर होंगे, कोई नहीं मानने को तैयार है। तो ये डिप्लोमेसी जो है उनको सीखनी पड़ेगी अलग तरह से। अमेरिका की वाली अलग तरह सीखे, रशियन से करनी उनकी अलग भाषा सीखिए, चीन से करनी अलग भाषा सीखिए, उसके लिए हमें अलग तरह के लोग चाहिए। जो काम करता है अमेरिका में वो चीन में नहीं काम करता। ठीक है, उनके चीन की बहुत कोशिश की अमेरिका ने चीन को साथ लाने की, उसकी किसिंजर निक्सन ने जो भी शुरुआत की वो आज भोग रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। तो यानी कि वी हैव टू बी प्रैक्टिकल अबाउट इट। ओके, तो दोस्ती मतलब सबसे अच्छा दोस्त, रियल दोस्त, पक्की वाली दोस्ती, बचपन की दोस्ती, लंगोटिया यार, ये कई कई कंपार्टमेंट होंगे। ठीक है, अनिल जयसिंह साहब, मैं अब आपके पास आ रहा हूं, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि दो देश के रिलेशनशिप जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो समझ में आता था, और ऐसा लगता था कि जब फॉरेन मिनिस्ट्री का जो मैकेनिज्म है वो अगर कहीं टूटता है तो डिफेंस मिनिस्ट्री टेक ओवर करती है, वॉर होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, और फिर से फॉरेन मिनिस्ट्री टेक ओवर करके उस रिलेशनशिप को नॉर्मल करती है, हैंड इन हैंड इन गोस। लेकिन अभी अब ये समझ में आता है बड़े होने पे कि नहीं, एक तीसरा कंपोनेंट है ट्रेड। तो ट्रेड, डिफेंस, फॉरेन, और ये मैं तीन इसलिए बोल रहा हूं कि ये चाइना के रेफरेंस में आप थोड़ा इसको, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि पैसिफिक और ये जो नौसेना है और ये सारी चीजों में एक नए दृष्टि से देखने की बात आ रही है। तो जैसा सतीश झा साहब ने कहा कि दोस्ती बराबरी वालों से होती है, तो हम लोग अभी ट्रेड, डिफेंस और फॉरेन विथ रेफरेंस टू चाइना, क्योंकि चाइना हमारे बगल में है, बाकी लोगों तो अमेरिका कहाँ है, हम लोग कहाँ खड़े हैं, और इसका एक जरा आप एक बेसिक आइडिया दे दीजिए। देखिए आनंद जी, ऐसा है, चाइना ने जो पिछले 30 साल में करके दिखाया है वो किसी देश ने मॉडर्न हिस्ट्री में वो उस तरीके की तरक्की नहीं दिखाई है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। और आप जानते हैं डेंग जाओपिंग के 4 मॉडर्नाइजेशंस थे। उन्होंने बोला बाइड योर टाइम, डोंट शो योर हैंड। उन्होंने पहले इकोनॉमिक स्ट्रेंथ पे फोकस किया, क्योंकि पता है एक बार इकोनॉमिकली चाइना स्ट्रांग हो जाएगा तो मिलिटरीली भी स्ट्रांग हो जाएगा। तो चाइना ने बड़े सिस्टमैटिकली अपनी स्ट्रेटेजी बनाई है 2049 तक के वो कैसे ग्लोबल सुपर पावर बनने की डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर आप उनकी, मैं आपको मैरीटाइम पर्सपेक्टिव देता हूं, मैं नेवी का हूं, और आजकल इंडो पैसिफिक फ्लेवर है ऑफ द सीजन। तो और इंडो पैसिफिक इज
इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन, हिंद महासागर और पैसिफिक ओशन दोनों का इंटरकनेक्शन है। तो और इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग मैरीटाइम बायस है, और आप इतिहास ही प्रूव करता है कि ग्लोबल सुप्रीमेसी मैरीटाइम डोमिनेंस से आई है। चाहे अंग्रेज देख लीजिए, या उसके पहले आप देख लीजिए यूरोपियन नेशन देख लीजिए, उसके बाद वर्ल्ड वॉर II के बाद अमेरिका देख लीजिए, और चीन ये बड़ी अच्छी तरीके से समझ गया है। 1949 तक चीन के पास एक नेवी तक नहीं थी। 1949 में उन्होंने अपनी नेवी की स्थापना की, छोटे छोटे जहाज, जो फर्स्ट आइलैंड चेंज जिसको कहते थे, वो कि बस अपना थोड़ा सा जो ब्राउन वाटर नेवी है वो उनके कोस्टल एरियाज को डिफेंड कर सके। आज 70 साल में वो विश्व की सबसे बड़ी नौसेना है आज नंबर्स में। ठीक है, अमेरिकी नौसेना में कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, पर नंबर्स में चीन अब दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है। और जिस तरीके से ये रफ्तार इसकी चल रही है बढ़ने की, ये अगले 10 साल में यूएस नेवी से ज्यादा पावरफुल नेवी होगी। मैं आपको उदाहरण देता हूं, पिछले कई सालों से और कई सालों तक चीन हर साल 20 से 25 बड़े वॉरशिप्स और सबमरीन बना रहा है। इस साल के 8 महीनों में ही चीन ने 3 डिस्ट्रॉयर कमीशन कर दिए। हमने 4 साल से डिस्ट्रॉयर नहीं बना पाए हम, ये डिफरेंस है। तो ये जो मैरीटाइम डोमिनेशन है जिसको चीन अभी फोकस कर रहा है, इसको हम कैसे काउंटर करें? चीन न सिर्फ नेवल पावर है, चीन एक मैरीटाइम पावर है। हम अपने आप को एक मैरीटाइम पावर कहते हैं, रीजनल मैरीटाइम पावर, पर हम नेवल पावर हैं, हम मैरीटाइम पावर नहीं है। मैरीटाइम पावर आप जब होते हैं जब आपकी जितने मैरीटाइम एलिमेंट्स होते हैं, और उसमें ट्रेड सबसे महत्वपूर्ण है। आपकी मर्चेंट फ्लीट की क्या कैपेबिलिटी है, आपका कितना ट्रेड समुद्र पे जाता है। हमारा 95% ट्रेड बाय वॉल्यूम एंड 75% बाय वैल्यू सी से जाता है। फिर भी हमारे जो 13 मेजर पोर्ट्स हैं, वो दुनिया के टॉप 25 पोर्ट में एक भी नहीं आता है। एशिया के 10 टॉप पोर्ट्स में एक भी हमारा पोर्ट नहीं आता है। हमारी शेयर ऑफ ग्लोबल शिप बिल्डिंग 1% से कम है, 1% से कम। अभी हम मैरीटाइम पावर बनने में बहुत दूर है। हाँ, गवर्नमेंट ने एक मैरीटाइम एजेंडा बनाया है 2010 से 2020 का, फिर 2015 में सागरमाला प्रोग्राम अनाउंस किया जिसमें पोर्ट लेड डेवलपमेंट होगा। 2020 में, इस साल ही 2021 के मार्च में उन्होंने एक और मैरीटाइम एजेंडा बनाया, मैरीटाइम विजन 2030। पर जो हमारे प्लान्स होते हैं और जो हम इंप्लीमेंट कर पाते हैं उसमें बहुत अंतर होता है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हमें अगर हिंद महासागर में या इंडो पैसिफिक में हमको सबसे शक्तिशाली देश बनना है, तो हमको अपना पूरा कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर देखना है, खाली मैरीटाइम पावर या नेवल पावर नहीं देखना है। और मैरीटाइम पावर पे हमको बहुत अपना जोर देना पड़ेगा। चीन जिस तरीके से चल रहा है अभी उसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो भारतीय नौसेना को हिंद महासागर में टक्कर दे सके। और इसलिए अभी उनकी जो शिप बिल्डिंग का प्रोग्राम है पूरा ब्लू वाटर नेवी बनाने के चक्कर में, कि हम कहीं भी जाके कितने भी दिन के लिए ऑपरेट कर सकते हैं अपनी नेवी के साथ। बड़े जहाज बना रहे हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स बना रहे हैं, छोटे जहाज उनके डीकमीशन होते जा रहे हैं। तो अगले 7 साल में, 8 साल में चीन इंडियन ओशन में, हिंद महासागर में एक बहुत बड़ी प्रेजेंस होगी चीन की। उन्होंने जिबूटी में एक बेस बना लिया। पहले हम पश्चिमी हिंद महासागर में हमारी डोमिनेंस थी, हम अभी भी डोमिनेंस है। वेस्टर्न इंडियन ओशन में हम हमारी नेवी सबसे बड़ी है। पर जिस तरीके से चीन आगे बढ़ रहा है, ग्वादार में बेस होगा, मुंबासा में बेस लगाने की कोशिश कर रहे हैं, श्रीलंका में बेस बना रहे हैं, जिबूटी में बेस बना चुके हैं जहाँ एयरक्राफ्ट कैरियर बेस करेंगे। और जब से अमेरिका ने ये ईरान के खिलाफ JCPOA रिसेंट किया है, JCPOA, और इंडिया के ऊपर भी बोला कि अगर आप तेल लेंगे तो आपके ऊपर हम सैंक्शन डालेंगे। चीन एक पावर वैक्यूम ढूंढ रहा था। उसको जो दिखाई थोड़ा वैक्यूम क्रिएट हुआ ईरान में, वो फट से ईरान के पास पहुंच गया, हम आपका तेल सस्ता खरीद लेंगे, हम सब कुछ कर लेंगे, हम आपको ये कंसेशन देंगे, आप हमको स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज में पोजीशन दे दीजिए। एक बार स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज में चीनी नेवी आ गई, फिर आपका 60% तेल स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज से आता है। आपका हर एक टैंकर उधर से निकलता है, जाता है और आता है। चीन के पास कितनी शक्ति होगी आपको रोकने के लिए, आप ये सोचिए। वहां पे पहले आप स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज में रोकेगा, फिर ग्वादार के पास रोकेगा, और आपका जो एनर्जी सिक्योरिटी है 60% उसको खतरा है। तो मेरे ख्याल से 2-3 चीजें हमको सोचनी है। और बिल्कुल ठीक जो झा साहब ने कहा और मेहरोत्रा साहब ने कहा, हमें अब वी हैव टू थिंक बिग, वी कैन नॉट थिंक स्मॉल, वी हैव टू थिंक बिग एंड वी हैव टू एक्ट बिग। वी आर अ बिग नेशन। अभी भी आप देखिए पार्लियामेंट में जितने डिबेट होते हैं वो पाकिस्तान पे शुरू होते हैं और पाकिस्तान पे खत्म हो जाते हैं। इंडो पाक को हाइफनेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इंडो और पाक को हाइफनेट करते हैं तो हम पाकिस्तान को उसकी प्रेस्टीज बढ़ती है। ये देखिए, हमको इंडियंस ही अपने बराबर मान रहे हैं।
ये उसी बराबर है कि कल अगर कोई यूएस प्रेसिडेंट बोले कि इंडिया एंड यूएसए आर इक्वल, तो हम ही उनको बढ़ा रहे हैं। क्योंकि हमारी अनफॉर्चुनेटली, और ये मैं कह रहा हूं आपके चैनल पे, आप ये बताइए कि पिछला पॉलिटिकल डिबेट सिक्योरिटी के ऊपर कब हुआ था पार्लियामेंट में? हमने आज तक एक व्हाइट पेपर नहीं निकाला है सिक्योरिटी के ऊपर, हमारी एक रिटन स्ट्रेटेजी नहीं है। तो हमारी सोच बस पाकिस्तान है, बालाकोट है और उरी है, उसके आगे हम सोचते ही नहीं। जब चीन आ गया गलवान में तो हमने बोला ये क्या हो गया, हमने उनको ठीक है रोक लिया, पर चीन हमको हमारे ऊपर हमला करने नहीं आया था, जो करने आया था उसने अचीव किया। आपने थोड़ा उनको पीछे पुश किया, पर आपकी अब कितनी फोर्सेज उन्होंने वहां कमिट कर दी हैं पूरे साल के लिए, पूरी विंटर आपकी फोर्सेज थी वहां पे, जबकि हर साल विंटर में दोनों पक्ष पीछे हट जाते थे। अब आप नहीं हट सकते पीछे, अब आपको परमानेंटली रखने पड़ेंगे वहां पे। तो जब तक हमारा हार्ड पावर नहीं बनेगा, और दुनिया हार्ड पावर को रिस्पेक्ट करती है, आपने अफगानिस्तान में देख लिया, हमने इतना बढ़िया डेवलपमेंट वर्क किया है, $3 बिलियन का हमने वहां पे डेवलपमेंट वर्क किया है, हॉस्पिटल बनाए हैं, रोड्स बनाए हैं, पार्लियामेंट बनाया है। आज हमको क्यों नहीं कोई पूछता अफगानिस्तान में? क्योंकि हार्ड पावर में हम चूक जाते हैं। चीन, पाकिस्तान, रशिया और अमेरिका, किसी ने हमको आमंत्रित नहीं किया किसी मीटिंग के लिए। चलो चीन और पाकिस्तान तो नहीं करेगा, पर अमेरिका और रशिया ने क्यों नहीं किया हमको? वो तो हमारे दोस्त हैं, वो तो हमारे स्ट्रेटेजिक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है हमारी उनके साथ, तो क्यों नहीं उन्होंने हमको आमंत्रित किया डिस्कशंस में अफगानिस्तान के ऊपर? हम एक साइड शो थे दोहा में। तो ये सब सोचने के लिए ये सोचना है कि हमको 75 ईयर्स में हम जहां पहुंचे हैं, हमने बहुत तरक्की की है। कहाँ थे हम 47 में और कहाँ पहुंचे 75 में? 75 ईयर्स के बाद बहुत आगे पहुंचे। पर ये जो स्पेस है हमको बढ़ानी है। हमको चीन को बराबरी नहीं कर सकते, इकोनॉमिकली वो हमसे आगे हैं, मिलिटरली हमसे आगे हैं, पर कम से कम उस किस्म का पेस, वो इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी की एक नेशनल स्ट्रेटेजी आपकी, जिसमें फॉरेन, इकोनॉमिक, मिलिट्री सब है। आप कहाँ चाहते हैं अगले 25 साल में? आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं? और अगर आप कहीं पहुंचना चाहते हैं तो आपने क्या माइलस्टोन एस्टैब्लिश किए हैं उस पोजीशन पे पहुंचने के लिए? 80 साल में आप कहाँ होंगे, 85 साल में आप कहाँ होंगे, 90 साल में आप कहाँ होंगे? चाइना ने पिछले साल उन्होंने रिपोर्ट कार्ड बनाया है, 2035 का है और 2049 का है। और 2019 में जो उनकी थर्ड प्लेनरी हुई थी, उसमें जो 2020 के टारगेट से वो एग्जामिन किए गए कि 2035 में पहुंचने के लिए 2020 के हमारे टारगेट्स हम मिले हैं कि हम पहुंचे हैं कि नहीं, और हर पैरामीटर में वो आगे थे अपने टारगेट से। तो उस किस्म का जब तक फोकस नहीं आएगा, जब तक हम बस ऐसे ही चलते रहेंगे, ठीक है बढ़ेगा देश तरक्की कर रहा है, बट वैसी तरक्की नहीं करेगी जैसे देश को करनी चाहिए। सुधांशु, अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप बीच में पूछ लीजिएगा, मतलब मैं आई एम गोइंग विद द फ्लो। लखन मेहता, वैसे आपसे एक चीज और समझनी थी। ऐसा एक परसेप्शन है देश में कि 62 में चाइना स्टैब इन द बैक, हालांकि उसको जब आप ठीक से पढ़िए तो हमारी फॉरवर्ड पॉलिसी थी। और ये एक डिबेटेबल है कि चाइना जीता कि हम हारे, क्योंकि इट इज अ डिबेटेबल थिंग। वो क्योंकि देश में आज ये सब सुनना अच्छा नहीं लगता है। आप जब अपनी हार और अपनी कारण सुनने लगेंगे तो वो शायद हम लोग तैयार नहीं है उसको सुनने के लिए। यूएस में फिर जब नेहरू के बाद एक इंदिरा गांधी का एक बड़ा निक्सन के साथ जिसको कहते हैं स्पैक्ट हुआ, और समहाउ अपना मोमेंट ऑफ ग्लोरी हम हरदम ये बोलेंगे वो था जब हमने यूएस से अलग हटके पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, बांग्लादेश बनाया, और उस समय हमारे साथ लाइक अ रॉक रशा खड़ा था। 62 वॉर में ये आप भी कह रहे हैं, ये सब जगह है कि वो चाइना को हथियार दिए थे, चाइना के साथ खड़े थे, हमें वो हथियार नहीं मिले थे। लेकिन कहिए कुछ भी, इंदिरा गांधी ने वो दोस्ती ऐसी बना ली थी, हम लोगों ने साइन कर लिया था ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप। आज हम लोग क्यों यूएस के पीछे ज्यादा हो गए हैं, और एक बहुत पुरानी पक्की वाली दोस्ती जो होती है उसको यूएस रशिया के साथ कहीं छोड़े हैं? रशिया हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करता था। तो आपको लगता है कि इट इज अगेन अ टाइम कि हम थोड़ा रशिया को फिर से मतलब अपने अच्छे दोस्तों में लाएं? लखन मल्होत्रा साहब। हाँ, देखिए ये जो इंटरनेशनल रिलेशंस बनते हैं वो बायलैटरल तो होते हैं, लेकिन उनका एक ग्लोबल कंटेक्स्ट होता है। तो ग्लोबल कंटेक्स्ट में आप मुझे ये बताइएगा कि क्या रूस और अमेरिका की रिलेशनशिप वही है जो कि कोल्ड वॉर के ज़माने में थी? नहीं है। नहीं है। रूस अभी चीन से बात करके चुका है। जनरल परसेप्शन ये है कि रूस बराबर चीन के साथ रहेगा, और एक चाइना, रशिया और पाकिस्तान का एक्सेस यहाँ पर तैयार हो रहा है।
especially in the context of Afghanistan. लेकिन अगर आप रूसी हों तो वो आपको ये बताएगा कि नहीं, हमारा सबसे ज़्यादा रुख अब इस वक्त अमेरिका को साथ लेने का। They don't want a war with America. They don't want a rivalry with America. And they have the same objective which China had in the past, that they should economically become a dominant power. In military terms, they are a very near equal of the USA. From the time of Brezhnev and Reagan to this day, Russia has built up its military power. What I am trying to suggest to you, that unless you look at this global context in which the international relations are consistently changing. One single person, Gorbachev, came and he changed the shape of international relations. He was admitted to a NATO meeting, and that policy has not been discontinued by Russia. आप उनके रशिया के, अमेरिका के मिलिट्री पैक्ट्स देखिए, आप उनके मिसाइल पे अंडरस्टैंडिंग्स देखिए, आप उनकी रोजाना के ट्रेड रिलेशंस देखिए, आर दे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? तो अगर रूस अमेरिका के नजदीक जा सकता है तो हम ऐसे क्यों हैं कि हम और अमेरिका के नजदीक नहीं जा सकते? ऐसा मैं 1 मिनट रोक रहा हूं। अगर रूस अमेरिका के नजदीक आ सकता है तो फॉर द पर्पस ऑफ डिस्कशन इंडिया चाइना के नजदीक क्यों नहीं जा सकता है? इंडिया चाइना के नजदीक जा सकता है। इंडिया ने चाइना के साथ तो हिंदी चीनी भाई भाई का रिश्ता स्थापित किया। नहीं था, आज की तारीख में तो ये देश, लेकिन आज की तारीख में हिंदुस्तान चीन के साथ कैसे जाए? चीन तो आपको आकर के और आपके ऊपर हमला कर रहा है। आप उससे इतने नखरे हैं, 16 मीटिंग के बाद में वो थोड़ा पीछे हटे हैं और उन्होंने आगे आ गए हैं, लेकिन देनपसार और हॉट स्प्रिंग जो सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं उनसे वो हटे नहीं है। कैलाश की हाइट से हम हट गए, लेकिन वो पक्के वहां बैठे हुए हैं न्यूट्रल होने की बजाय। आप वो बात करते हैं बीच में न्यूट्रल जोन की, लेकिन जो एरियाज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है उनसे हटते नहीं हैं। आप देखिए अरुणाचल की तरफ जाइए, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर वो बनाते चले जा रहे हैं। उनकी ट्रेन अब हमारे बॉर्डर तक आ गई है और उसका मेजर काम मिलिट्री काम है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जब चीन वाकई में हमसे दोस्ती चाहेगा तभी तो दोस्ती होगी। एक हाथ से न तो ताली बजती और न एक हाथ से दोस्ती होती। हमने कभी नहीं चाहा कि चीन से हमारे रिश्ते अच्छे ना हो, लेकिन चीन ने क्या किया? हमारी पॉलिसी 1954-1955 में एंटायरली प्रो चाइनीज थी। 1962 में हमला कर दिया। शी और नेहरू मोदी साहब की वुहान स्पिरिट कहाँ चली गई? किसने उस पर अटैक किया? उस स्पिरिट को किसने खत्म किया? हिंदुस्तान ने नहीं किया। India has done nothing to hurt the Chinese interest. On the other hand, India has given an open hand to China even in our security sectors like the information technology sector. India has tried to build up confidence measures with China even from the time that Mr. Xi has taken over. But what has happened on the border with China? In Ladakh and even in the eastern sector. So you cannot build a friendship without trust. And the Chinese have betrayed that trust. So the ball is in the Chinese court. If they take appropriate action, we shall be forthcoming. But while we are under attack and the aggression is not vacated, you have to prepare yourself. अभी सैनी साहब ने कहा कि आपको यू हैव टू थिंक बिग एंड प्रिपेयर योरसेल्फ एंड बी ए बिग पावर। व्हाट इज इंडियन डिप्लोमेसी?
It is a mirror of your inner strengths and weaknesses. When you have an assignment, you play on your strengths. You cannot separate Indian diplomacy from the home front. You have certain targets, and sometimes you have to deliver even when the country is otherwise not competent to achieve it. And our diplomacy has achieved it. You give me one issue on which we have ultimately failed. But diplomacy is a short-term and a long-term play. And it happens in the context of global events, international geostrategic complex. And when that calculus changes, when China was close to Russia, there was one calculus of power in the world. When China shifted away from Russia, then there was another calculus. Now China has become the world's one of the biggest powers of the world. The calculus of power has changed. You have to take that into account. You develop your inner strength, you become a strong power, you become a major power, then you become a superpower. That is the step that China has taken very focusedly. In India, we are dissipating our energy. In India, we are not moving forward towards a vision of strength. And unless you do that, Nehru had that vision of a very strong India. Other leaders also have had that strength, but to work in that direction, you cannot divide India into four and then say we will be a strong nation. You see, therefore, internal relationships and external relationships are symbiotic with each other. And our diplomacy will be a reflection of what we are inside and what our parties will direct and what our parties would want and what the nation would dictate to us. And we will reflect that policy. That is what it is when international relations are built. Therefore, we would like to be friendly with China, but China has to give us that opportunity and create a circumstance in which we will be as friendly to China as we have been before, in the Nehru period and in the Modi period, in the period of Mr. Atal Bihari Vajpayee, in the period of Mr. Narasimha Rao. How many agreements have been reached with China in all that time? And they have gone back on all of them. So let them change the trend. Satish, हाँ से कर दिया. Let them move Beautiful. in the direction of friendship with India. Let them. Beautifully said, Malhotra Saab. It was designed, amazing to listen to you, and so Anil Saab, to you as well. In fact, I mean, I was spellbound. Having said that, छोटी सी बात, छोटा सा अर्ज करूंगा उसको. जब हिंदी चीनी भाई भाई की बात हुई थी, तो दोनों देशों की जो पर कैपिटा इनकम थी $200 के आसपास थी. बराबर थे. जी. आज वो 2000 और 9,500 का फर्क. No, I see the disparity, my friend. Exactly. आज जो फर्क है, जी. हाँ. आप कहिए. मैं आपको तभी तो ये कह रहा हूँ कि our diplomacy is a reflection of the national strength and its weaknesses. We can cover up the weaknesses, but to a point. And other nations are looking at us very closely. It is not a peripheral look. They go deep into what we are doing. Americans have more information about India perhaps than we have about ourselves. You see, and the Chinese intelligence is, they say, the best in the world. When they go into the innards of a country as a rat, that is their reputation. आपको पता नहीं लगता है, उन्होंने चाइनीज ने आपको फंड्स दे दिया, आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट कर दिया. How many of them belong to their intelligence services? 75 to 80% of what has come to India. You see, I mean, but you can't follow that policy without internal strength and a vision.
जैसे आपने कहा, बहुत ठीक कहा कि अगर आपको बराबरी चाहिए तो बराबर तो होइए पहले। और दूसरे देश क्या देखते हैं, देखिए, डिप्लोमेसी लाइक अदर फ्रेंडशिप is a matter of give and take. Would you agree with me? Have you said they would want to know what is in your kitty that they can take, and then they would give. आपको there is no free lunch in America, nowhere. आप तो अमेरिकन जार्गन को अच्छी तरह समझते हैं. Is there a free lunch in America? Even Biden will not give you a free lunch. That's right. मैं एक सतीश जी आपसे एक तो पहले मैं एक डिस्क्लेमर डाल दूं भाई, ये बिल्कुल मेहरोत्रा साहब और सतीश शाह साहब के निजी विचार हैं. मेरी चैनल की ऑफिशियल पोजीशन ये है कि मैंने चाइना को मार भगाया, चाइना को अंदर मैंने ढकेल दिया, वो 2 किलोमीटर सिर पे पैर रख के भाग गया, वो डर गया हमसे, वो हमारे यहाँ आके ये सब भाई आप लोग की पोजीशन है एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, क्योंकि हमारी चैनल की और मेरी ये है कि वो बिल्कुल पीछे हमें देखते ही दुम दबा के भाग जाता है और वो भाग के पीछे खड़ा हो गया है, और हम शायद उसको बिल्कुल सीमा पे उसको मैंने आंख दिखाई और वो भाग गया. क्योंकि ये भी एक है, हम लोग जो रियल पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं. झा साहब, मैं आपसे एक चीज समझ लूं, नेहरू को ये माना जाता है, नेहरू इज अ कॉर्नर स्टोन, या उससे हम मानते हैं कि भाई उन्होंने एक विश्वव्यापी दुनिया में भारत का स्थान देखा था, वो सपना देखा था. फिर बीच के दिनों में इंदिरा गांधी रही, फिर 84 से 2014 का एक चला. ये जो मोदी जी का जब 2014 में दौर आया तो मोदी जी ने खूब विदेशी यात्राएं की और एक उनका ग्लोबल पर्सपेक्टिव था. ऐसा लगता था कि भाई जहां जा रहे हैं वहां स्वागत, यहाँ स्वागत, ऑस्ट्रेलिया में स्वागत, अमेरिका में स्वागत. कौन वो जो सेंसर बोर्ड के वो हैं चेयरमैन कवि जी, वो उनका इंटरव्यू कर रहे हैं, कहीं जो सब लोग हल्ला गुल्ला. चीन में भी स्वागत, चीन में भी स्वागत, सब जगह स्वागत ही स्वागत. लेकिन हमारे कौन नए दोस्त बने, जरा सतीश झा साहब आप मुझे बताइए कि इस 2014 के बाद, क्योंकि 19 से तो कोरोना आ गया तो अब जरा भागदौड़ कम हो गई है. आज जैसा अनिल जयसिंह साहब कह रहे हैं, बाकी लोग भी कह रहे हैं, दोहा डायलॉग के लिए हमें कहीं कहलवाना पैरवी करवानी पड़ी रशिया से कि हमें भी बुला लो. तो हमारे कौन दोस्त बने हैं इस पिछले 7-8 साल में? देखिए, ऐसा है कि हमें लगता है प्रकृति ने कोरोना इसीलिए हमारे पास भेजा कि नरेंद्र मोदी की यात्राएं कम हो सके, वरना वो अभी भी यात्रा कर रहे होते हैं हर जगह. वो सैलानी है, राजनीति में जो एक डिप्लोमेसी के सैलानी है नरेंद्र मोदी. पहली बात तो ये है कि डिप्लोमेसी एक छोटी सी बात समझिए उसमें. उसका मतलब ये होता है अगर मैं कितना भी कमजोर हूँ डिप्लोमेसी को लेकर के, मैं उनके बराबर हो सकता हूँ. जो डिप्लोमेसी क्वेश्चन हमारा है वो तय करता है कि मैं कितना भी छोटा हूँ कैसे उनके बराबर हो जाऊं. उससे देखता हूँ कौन देश कितना डिप्लोमेटिक हुआ है, नंबर 1. नंबर 2, उसकी एक डिप्लोमेसी के लिए जो जयसिंह साहब ने कहा बहुत जरूरी है, एक हमारे पास लंबा विजन. अगर हम 50 साल देखेंगे तो हमारी बात अलग होगी, हम 25 साल देखेंगे बात अलग होगी, हम 5 साल की बात करेंगे बात अलग होगी. जो हमारे पास कोई पोजिशन पेपर ही नहीं है तो हम जैसे ऐसे हुआ, आपने गाड़ी में बैठ तो गए, उसमें पेट्रोल भी है, स्टीयरिंग व्हील भी आपके पास है, चाबी भी है, पता नहीं जाना कहाँ है, अब कहाँ जाओ, कहाँ चलाओगे भाई. पहली बात तो ये है कि सारी चीजें अंत में उसी स्तर पे आती हैं कि अगर आप समझदार व्यक्ति हैं, जिस तरह अपने माहौल में आप पेश आते हैं सफलता के लिए, उसको आप थोड़ा सा एक दुनिया के स्तर पर ले आइए. लेकिन मूल्य जो है, बेसिक मूल्य बदलते नहीं है हिसाब से. खाली ये है कि सोफिस्टिकेशन बदल जाता है. जिसने गली के गुंडे की दादागिरी की है उसे सोफिस्टिकेशन जो डिप्लोमेसी समझ नहीं आती. जब अमेरिका के पास इतना हथियार हो गए तो किसी ने कहा व्हेन यू हैव सो मच मिलिट्री पावर योर डिप्लोमेटिक इंस्टिंक्ट्स गेट स्लाइटली ब्लंटेड. तो अमेरिका को डिप्लोमेसी ज्यादा नहीं आती जहां वो मसला दिखा सकता है. उसको डिप्लोमेसी चाहिए सिर्फ रशिया के साथ, चाइना के साथ, बाकी देशों के साथ डिप्लोमेसी नहीं करता. वो कोशिश करता है वहां पे अपनी दिखाने की भाई तुम्हें आना हमारे पास तो तुम काम करो, बताओ हम तुमसे क्यों बात करें. उसकी सारी जो ताकत लगी थी कोल्ड वॉर में वो रूस के साथ बात करने में लगी थी. चाइना उसका हिस्सा नहीं था. जब उस पर थोड़ा सा तरक्की हुई, उसको एक नया डायमेंशन देने के लिए किसिंजर ने कहा कुछ बदलाव लाना चाहिए तो चीन चले गए. लेकिन जब तक उसको गोर्बाचोव ने बदला नहीं,
तब तक सारा सारा फोकस रूस था, और अभी भी जो है रूस एक बहुत इंपॉर्टेंट उसका हिस्सा, लेकिन रूस की हैसियत खत्म हो गई। आज रूस की हैसियत वो नहीं है जो आज से 30 साल पहले थी। तो जो भी आज की, जैसे अनुराग ने कहा, जो समीकरण है वो बदल गए हैं, जो कैलकुलस बदल गया है। और हम ना तब समझते थे कैलकुलस, तो आज समझते हैं। तब हम आदर्शवादी थे और हम सैलानी हैं। अगर हम डिप्लोमेसी के सैलानी हैं तो हमारे पास कोई भी गेन नहीं होगा। तो पिछले जो देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि जो जापान से रिश्ता बना आबे साहब से, इत्तेफाक से किसी ने मुझे एक बोर्ड पर डाल दिया जहां आबे साहब भी थे, हाथोयामा साहब भी थे। थोड़ा सा एक बहुत कवर पेज की जानकारी मुझे पता होगी, तो कवर पेज की जानकारी मुझे उसकी मिली। आपकी आवाज आ रही है रमान जी? तो मैं ये कह रहा था आपसे, तो जो देखा मैंने, आबे साहब वाला रिश्ता भी जो था उसको आगे नहीं ले जा पाए वो। जो क्योटो बनारस की बात थी वो आगे नहीं गया। तो मैं ये कहूंगा कि जो सैलानी है वो सिर्फ देखता है, कुछ करता नहीं। जो विजनरी था नेहरू ने एक स्थापना की, लेकिन जब हालात बदले, जिस तरह से इंदिरा गांधी ने उसको एक नया एक आयाम दिया, उसकी तारीफ हमें करनी चाहिए इस लेवल पे कि इंदिरा गांधी ने सारी कमजोरियों के बावजूद जो बांग्लादेश को एक आजाद कराया, वो अपने आप में डिप्लोमेसी या स्ट्रेटेजिक जो हिस्ट्री होगी उसमें एक अलग ही चीज है, इसका कोई सानी नहीं है। हमने उसकी भी तारीफ दुनिया में नहीं की। उसको भी अगर हम दुनिया में समझाते हैं तमाम लोगों को, हम कैसा कर सकते हैं, लेसन्स ऑफ इंदिरा गांधी बांग्लादेश वॉर, उसको लेके अगर किताब लिखी जाए, उस पर 100 चीजें होती तो हिंदुस्तान की कहीं अलग हालत होती। क्योंकि आई थिंक इन माई ओपिनियन, वट एवर लिटिल आई स्टडीड, चाहे वो मैंने यूरोप में पढ़ा, चाहे अमेरिका में पढ़ा, चाहे फ्लेचर स्कूल में, चाहे जो भी देखा, मुझे मेरी नजर में जो छोटी सी समझ मेरी है उसमें उसका सानी नहीं दिखता। और जो विजन से सैलानी की जो हमारी जो यात्रा रही है डिप्लोमेसी, उसमें देखिए पिछले 7 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था पीछे गई है, आगे नहीं गई है। भारत में कुछ भी आगे नहीं गया है। हमारे सौहार्द खत्म हो गया, हम लोग बट गए। ऐसा क्या हुआ है किसी भी स्तर पे जब हम आगे बढ़े? ये बात बहुत बड़ी आपके चैनल की शायद नीति नहीं होगी ऐसी बातें करना, लेकिन मेरा मानना है कि हम सभी भारतीय को बात करनी चाहिए इस बारे में कि आखिर 7 साल में क्या हुआ है। मैं आपको बताऊं क्या हुआ। मैंने 100 लोगों से बात की पिछले 10-15 दिनों में। 90 भारतीय कहते हैं कि हिंदुस्तान अमेरिका से बहुत बड़ा है, अमेरिका के पास सारा ज्ञान नहीं है, हम जो है विश्वगुरु हैं। ये जो है लोगों में बैठ गई है बात कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़े। हमने कहा भाई देखो ऐसा है, जब तक तमाम चीजें बताई हमने, फिर मानने को तैयार रही थे। हमने कहा ये मानेंगे नहीं हम कितने कमजोर हैं, कितने मजबूत हैं, किसमें कमजोर हैं, किसमें मजबूत हैं, तो आगे कैसे बढ़ेंगे आगे। लेकिन उन्होंने, जो हमारे जो नेता हैं, उनकी प्रतिभा इतनी महान है कि उन्होंने सबको समझा दिया है कि हम विश्वगुरु बन चुके हैं, हम सबसे अच्छे हैं, अमेरिका हमसे कमजोर है, चाइना कुछ नहीं। वो उन्होंने, जैसा आपने कहा, जो आपकी चाइना की पॉलिसी है वही असलियत हमारे समझ की है देश की। लेकिन जो हमारे जो ये क्या कहते हैं, अगर आगे बढ़ना है तो हमें जो नेहरू की जो एक दूरदर्शिता चाहिए, हमें सैलानी होने से हमारा काम नहीं बनेगा। तो मुझे लगता है कि जो भारतीय डिप्लोमेसी की जो हिस्ट्री 75 साल की है, वो दूरदर्शिता से सैलानी की तरफ बढ़ गई है। उसमें कोई परमानेंट दोस्त छोड़िए, वो दोस्त लंच वाला जो दोस्त था वो डिनर का दोस्त नहीं होगा। 15 मिनट पहले मुझे ऐसा दिख रहा है। तो मैं ये मानता हूँ, आनंद जी अगर आपके पास समय हो तो, मेरा मानना ये है, कंप्लीट करिए। जी मेरा मानना ये है कि जहां तक भारत का सवाल है, हमको देखना पड़ेगा, शायद कोई जो समझदार व्यक्ति वो लिखे इसके बारे में कि भारत की जो डिप्लोमेसी है 75 साल में कहां से, खास के 7 साल में जिसका पतन इतना ज्यादा हो गया है हमारी डिप्लोमेसी का, कि मुझे समझ नहीं आता कि इसको कैसे समझा जाए, किस लेंस से हम उसको देखें। उसके लिए नया लेंस चाहिए, क्योंकि इतना पतन हमारी डिप्लोमेसी कभी नहीं हुआ था, क्योंकि पर्सनलाइज हो गई है हमारी डिप्लोमेसी, पर्सनलाइज है। देखिए फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी व्यक्तिगत नहीं होती, ये राष्ट्र के नाम पे होती है। और आज की तारीख में जो भी हुआ पिछले 7 साल में, सब एक व्यक्तिगत समीकरण बनी है, वो समीकरण खत्म हो जाती है फौरन। ट्रंप को याद नहीं रहेगा ये, अच्छा वो कौन था वो भारत में जो आया था वो दाढ़ी वाला, वही सोचेगा, उसका नाम भी उसका याद नहीं रहेगा। जैसे कि नरेंद्र मोदी को उसका नाम बोलते, उसको डोलन कहते थे उसको, तो उसको भी पता नहीं आता कि इसका नाम क्या है। लेकिन भारत और अमेरिका का नाम तो रहेगा ना भाई। तो हमें चीजें जो है, हम आपको जैसे आप समझा रहे हैं अपने आम
सुनने वालों को, दर्शकों को, उनको समझाना पड़ेगा उनकी भाषा में कि कहाँ, जहाँ गलती कहाँ है। गलती यहाँ है कि हमने दूरदर्शिता को साथ रख दिया है, हम सैलानी बन गए। अगर आप जयसिंह साहब, मैं आपकी बात बड़े गौर से सुन रहा था और मेरा मानना ये, इनफैक्ट डॉक्टर नगेन सिंह से मैंने कभी सुना था मेरे टाइम के बारे में और मेरा उसमें कोई मेरी रुचि नहीं थी, पहली बार, दोबारा उसके बाद आप ही को सुना है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आपसे बैठ के बात करनी पड़ेगी इसके बारे में, क्योंकि भारत अभी मेरे टाइम की सोचे, उसके पहले बहुत कुछ सोचना पड़ेगा इसको। उसकी जो भूमिका है वो भी नहीं बनी अभी तक। तो जो जितनी चीजें हो रही है पैचवर्क्स हैं, हर चीज में हम लोग पैचवर्क की बात कर रहे हैं। अगर हम, जब तक हमारे पास एक 25 साल का एक विजन नहीं बनता, हम कहाँ से मेरे टाइम बात करेंगे। मेरे टाइम तो एकदम नहीं बनता, उसके लिए 50 साल का विजन चाहिए। देश की अर्थव्यवस्था हम 10 साल में ठीक कर सकते हैं, लेकिन मेरे टाइम विजन 50 साल से कम में ठीक नहीं होगा। ऐसा मेरी समझ है, गलत हो सकती है, आप शायद सही कर दें, लेकिन जो मेरी समझ है, जहां भी सामरिक चीजें होती हैं वहां 25 से 50 साल की विजन बहुत जरूरी है। जहां भी अर्थव्यवस्था में फंडामेंटल चेंज चाहिए, उसमें 20-21 साल से कम में नहीं होता। और लेकिन अगर हमें कुछ चीजें जो ऑपरेशनल चीजें हैं वो तो हम फौरन कर देंगे। अगर हम सारी चीजें पैचवर्क के हिसाब से करेंगे तो हमेशा कमजोर रहेंगे। और हमारी समझ से आज की तारीख में मैं छोटी सी बात जानता हूं कि जो 8th परसेंटाइल जो भारतीय लोग हैं वो ड्राइवर की किस्म के लोग हैं। जो आपका ड्राइवर है वो 8वीं परसेंटाइल में आता है। अगर आप सोचिए इस बात को, अगर वो हमारी क्षमता है तो हमारी व्यवस्था कुल 10 करोड़ लोगों की है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है कुल 10 करोड़ लोगों की, बहुत जिनमें समझ है, थोड़ा बहुत लिख पढ़ लेते हैं, बात कर सकते हैं, कुछ ज्ञान है। उसके अलावा जो बाकी लोग हैं वो आपके ड्राइवर से नीचे की आमदनी रखते हैं। बिहार में जो है, बिहार बड़ा राज्य है, उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 66,000 रुपए है, $1,000 नहीं है। बिहार की प्रति व्यक्ति आय अररिया में 13,000 है, पूर्णिया में 16,000 है और पूरा मिलाकर के 30,000 के आसपास है, यानी कि अफगानिस्तान से भी कम है। और भारत की प्रति व्यक्ति आय करीब 1.5 लाख के आसपास है। दिल्ली की 4.5 लाख है, गोवा की 5 लाख है। ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि अगर हमारे भारत के अंदर 13,000 एक जगह पे प्रति व्यक्ति आय वार्षिक है, एक जगह 5 लाख है, हम क्या कर रहे हैं अपने देश का? जब तक उसको हम ठीक नहीं करेंगे, हमारी अर्थव्यवस्था को इस स्तर पे नहीं लाएंगे कि हम उसका इस्तेमाल कर सकें बड़े सवालों के लिए, तब तक हम डिप्लोमेसी की बात जो है बेसिकली एक ऐसी स्ट्रैटेजी है, सर्वाइवल स्ट्रैटेजी, बहुत उसमें ऐसा नहीं कि हम अपनी भूमिका बना सके। अभी हम लोग चल रहे हैं, हमारे नेता की छवि बनती रहे, सैलानी एक डिप्लोमेसी हो गई, दूसरी जो सर्वाइवल डिप्लोमेसी हो गई, तीसरी जो कि हम बम्बास्टिक डिप्लोमेसी हो गई, लेकिन एक विजनरी डिप्लोमेसी दैट्स टोटली मिसिंग इन आवर कैलकुलस। अनिल जयसिंह साहब, मैं खत्म करने से पहले एक चीज जरा और, एक ऐसे ही सपने जैसा एक बात है, यूरोपियन यूनियन जो बनी है, यूरोप में आपस में उनके इतने वो है, मतलब फ्रांस, जर्मनी, ये रेसेस अलग थी भाई, ये झगड़े इतने हैं, इनके डीप रूटेड वो हैं। लेकिन आज एक यूरोपियन यूनियन बन गई है। एक मुद्रा की बात करते हैं, वो ठीक है, वो ब्रिटेन अलग हो गया, लेकिन क्या आपको लगता है कि आज से 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल बाद क्या कोई चाइना, इंडिया, पाकिस्तान टाइप कुछ एक यूनियन गठबंधन, महागठबंधन की कुछ संभावना लगती है? क्योंकि ये सारा कुछ कॉमर्स ही अब होने जा रहा है, ये डिफेंस से ज्यादा कॉमर्स हो जाएगा। देखिए, जहां तक मेरा ख्याल है, 2 चीजें मैं यहाँ कहना चाहता हूँ। पहली बात तो, अगर हमको रीजन में, इस पूरी एरिया में अगर हमको अपनी शक्ति दिखानी है, या हम ये चाहते हैं कि लोग हमारी तरफ देखें, तो पहले तो हमको अपने पड़ोसियों को अपने साथ लेके जाना है। अभी हमारी जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी थी जो गवर्नमेंट की, उसमें हमारी क्या स्टेटस है? 5 साल 7 साल के बाद हम नेबर्स के साथ कहाँ पहुंचे हैं? अभी म्यांमार में पिछले साल आपके फॉरेन सेक्रेटरी गए आर्मी चीफ के साथ, 2 महीने बाद आपने उनको एक पनडुब्बी प्रेजेंट की। पनडुब्बी देना एक बहुत बड़ी चीज होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो भी आपने अपनी इन्वेंट्री में से दी, ये भी नहीं कि आपने कहीं और से दी। आपके पास वैसी पनडुब्बियों की कमी है, उसमें से एक आपने उनको दे दी, और 2 महीने बाद वहां कू हो गया। आपकी डिप्लोमेसी और इंटेलिजेंस क्या करी थी? एंटिसिपेट नहीं किया था कि यहाँ कोई प्रॉब्लम होने वाली है। 2 महीने में कू हो गया, आपने इतनी बड़ी पनडुब्बी दी उनको। श्रीलंका में भी यही हुआ, मालदीव्स में ये हुआ। मालदीव्स में तो ये हाल आ गया कि उनके प्रेसिडेंट ने बोला कि आप अपने हेलीकॉप्टर वापस ले लीजिए, हमको आपके हेलीकॉप्टर नहीं चाहिए। मालदीव जैसा देश
अगर भारत को ये कह सकता है कि आपने जो हमको 3 हेलीकॉप्टर दिए आप वापस ले जाइए, अपने लोगों को वापस ले जाइए, तो कुछ तो कहीं प्रॉब्लम है। ठीक है, मॉलडीव्स में हमने अच्छी डिप्लोमेसी दिखाई है, वापस नशीद आ गए हैं पार में, तो हम थोड़े कंफर्टेबल हैं। श्रीलंका में हमको अभी तक नहीं मालूम हम कंफर्टेबल हैं कि नहीं है। राजापक्से दोनों भाई बोलते हैं कि इंडिया हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, पर डेवलपमेंट सारा चाइना कर रहा है वहां पे पोर्ट्स का। म्यांमार में तो अभी क्या स्थिति होगी कह नहीं सकते। बांग्लादेश में शेख हसीना के साथ रिलेशनशिप हमेशा अच्छी रही है क्योंकि मुजीबुर रहमान वाला कनेक्शन है, वहां भी आगे पता नहीं क्या होगा। नेपाल के साथ भी ऊपर नीचे होता है। तो जब सार्क, तो एक तो ठीक है पाकिस्तान है, चलो सार्क में ट्रस्ट डेफिसिट है क्योंकि पाकिस्तान है, पर हम बाकी देशों को भी अपने साथ नहीं ले पाए। तो अगर हम अपने ही सार्क के, आपने ईयू का उदाहरण दिया, हम अपने सार्क के देशों को ही नहीं साथ अपने ले जा रहे हैं, तो इससे बड़ी हम क्या ग्रुपिंग का सोचेंगे कभी। क्योंकि जैसा सतीश जी ने कहा, दुनिया देख रही है। आप मीडिया में कोई भी नैरेटिव क्रिएट कीजिए, हर एक देश का यहाँ दूतावास है, उनके राजदूत बैठे हैं, उनके डिप्लोमेट्स बैठे हैं, उनके इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं, वो फीडबैक दे रहे हैं करेक्ट कि देश की एक्चुअल क्या टेंशंस हैं, क्या इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, क्या हो रहा है, वो सब उनको पता है। क्योंकि आपने कोई नैरेटिव जनरेट किया है, इसका मतलब नहीं कि लोग मान गए। ठीक है, आप अभी एक बड़ी आर्थिक स्थिति आपकी ऐसी है कि आप एक बहुत बड़ा मार्केट है, दुनिया आपके साथ आपकी बात मानेगी। आप बोलिए कि मेरे को ये चाहिए, वो बोलेंगे अमेरिका के साथ $20 बिलियन का आपने आर्म्स खरीद लिए, क्यों अमेरिका आपको बोलेगी कि नहीं आप हमारे दोस्त नहीं है। रशिया से आपने $15 बिलियन के आर्म्स खरीदे, वो बोलेंगे हाँ ठीक है बहुत अच्छा है, खरीद रहे हैं हमसे, हम सपोर्ट दे रहे हैं इनको। कल को जब सैंक्शंस का टाइम आएगा, जब पाकिस्तान के ऊपर प्रेसलर अमेंडमेंट आया था, जिन 3 हवाई जहाज के लिए पाकिस्तान ने पैसा दे दिया था ऑलरेडी, उनको अमेरिका ने टेक ऑफ नहीं होने दिया अमेरिका से 2 साल के लिए। ये वो भी बड़े स्ट्रेटेजिक पार्टनर थे उस टाइम, पाकिस्तान और अमेरिका तो बहुत ही क्लोज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी उस टाइम। पायलट्स चले गए थे पाकिस्तान के अमेरिका हवाई जहाज उड़ाने के लिए इंडिया वापस, पर उन्होंने आने नहीं दिया हवाई जहाजों। तो ये जो है, जब तक, इसलिए मैं कह रहा हूँ जब तक हम अपनी कॉन्फिडेंस, हम एक कॉन्फिडेंट नेशन नहीं बनेंगे, हम जब तक लोगों के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, दुनिया हमको वैसे ही ट्रीट करेगी। तो मेरे ख्याल से ये जो आप बोल रहे हैं चाइना पाकिस्तान इंडिया का कभी ये गठबंधन हो सकता है 2050 तक तो नहीं होगा, क्योंकि 2050 तक जब तक चीन सुपर पावर नहीं बन जाएगा, एशिया में वो हमेशा इंडिया को छोटा दिखाने की कोशिश करेगा। वो उसका एक ही पॉइंट है कि आप हमारे साथ बराबरी मत कीजिए, अगर आप हमारे साथ बराबरी करने की कोशिश करेंगे हम आपको छोटा दिखाएंगे सब जगह, चाहे गलवान हो, चाहे मैरीटाइम हो, चाहे कुछ भी हो। तो मेरे ख्याल से अभी तो कोई फोर्सेबल फ्यूचर में तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई ग्रुपिंग कभी बनेगी। हमको पहला फोकस तो हमारा होना चाहिए अपने नेबरहुड को अपने साथ ले जाना। हाँ शीतल भाई, आपका कोई प्रश्न हो, नहीं तो मैं एक लखन भाई मेहरोत्रा साहब से एक आखिरी प्रश्न करके इसको खत्म करूं। शीतल साहब अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहें इस उसमें, नहीं तो मैं आखिरी प्रश्न कर लूं। गए? अच्छा ठीक है, गए ना? हाँ, उनको जाना भी था कहीं। इसको अब मैं एक चीज आपसे, अनिल जयसिंह साहब हैं, मुझे थोड़ा एक लालच है इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, और वो मेरे बाकी वो आप उस दिन बात हो रही थी 1971 की, आप लोग स्वर्ण वो गोल्डन एनिवर्सरी मना रहे हैं, वो उसके बारे में जरा ब्रीफली बता दीजिएगा। इससे अलग हटके है लेकिन हम सब लोगों को एक उसके बारे में थोड़ा पता लग जाएगा तो अच्छा रहेगा। देखिए, जो हमने 71 में किया, उस टाइम इंडिया एक कमजोर देश था, इकोनॉमिक पावर नहीं था, मिलिट्री पावर नहीं था। 62 में हमने धक्का खाया था, 65 में हम जंग जीते थे, इकोनॉमी हमारी 71 में रिसेशन आया हुआ था, 3 मिलियन रेफ्यूजी बांग्लादेश से आ गए थे, ईस्ट पाकिस्तान से। पर फिर भी जिस तरीके से हमने 1971 के दिसंबर में जंग लड़ा, बिना दुनिया की फिक्र करते हुए कि अमेरिका क्या कह रहा है या चीन क्या कह रहा है, मेरे ख्याल से ऐसा किसी भी देश की इतिहास में कम ही हुआ होगा। और मेरे ख्याल से जो अगस्त 71 में जो फ्रेंडशिप वाली ट्रीटी रशिया के साथ, सोवियत यूनियन के साथ जो इंडिया ने साइन की, वो एक स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक था। क्योंकि जब 7वां बेड़ा यूएसएस एंटरप्राइज न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर था, वो फुल स्पीड पे बे ऑफ बंगाल में आ रहा था, बंगाल की खाड़ी में, क्योंकि विक्रांत को रोकना चाहता था, इंडिया को धमकाना चाहता था कि आप अगर बे ऑफ बंगाल में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ ऑपरेट करेंगे तो हम वहां आ जाएंगे। और अचानक वहां तक हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर फिर भी ऑपरेट किया। बंगाल की खाड़ी में पूरी सी डोमिनेंस हमारी थी, जितनी पाकिस्तान नेवी की प्रेजेंस ईस्ट पाकिस्तान, उस टाइम के ईस्ट पाकिस्तान में थी, सब न्यूट्रलाइज कर दी थी। पर 7वां बेड़ा तो बहुत बड़ा था और वो आ रहा था पूरे जोर के साथ, ऐसे नहीं आ रहा था कि ठीक है वहां पेट्रोल कर रहा है, उसका पूरा इरादा था बे ऑफ बंगाल एंटर करने का। उसके बाद क्या हुआ, क्यों वो एकदम घूम के वापस गया?
कई और लोगों ने कहा है रशियंस ने सपोर्ट किया उस टाइम, एक सोवियत प्रेजेंस थी उसकी वजह से उनको वो वापस गए। पर जो भी था, जिस तरीके से 1971 में भारत ने अपनी शक्ति स्थापित की, वो एक दुनिया में मिसाल बन गई, बननी चाहिए थी। पर हम इतिहास लिखने में थोड़े कमजोर हैं इंडिया में, तो हमने कभी उसको प्ले अप नहीं किया, हमने उस विक्ट्री को प्ले अप नहीं किया। हम इंडिया में भी वो विक्ट्री की जो बैटल्स हमने लड़ी हैं, वो 71 वॉर में या 65 वॉर में, असल उत्तर की हो या भारतीय फ्लीट की हो या ऑपरेट ट्राइडेंट हो कराची में जो किया था, आज भी वो नहीं पढ़ाया जाता है मिलिट्री हिस्ट्री में इंडिया में। हम अभी भी वर्ल्ड वॉर 2 की बैटल्स पढ़ते हैं इंडियन हिस्ट्री, मिलिट्री हिस्ट्री में। तो ये जो रियलाइजेशन है कि हम खुद हमने कोई भी कुछ किया है, ये धीरे धीरे यूथ में ये फीलिंग आनी चाहिए कि हम खुद भी कुछ कर सकते हैं और हमने किया है और दिखाया है दुनिया को। तो मेरे ख्याल से ये बहुत जरूरी है। तो 71 उसका एक मिसाल है, और इसलिए स्वर्णिम विजय वर्ष जिसका आपने जिक्र किया इस साल जो मनाया जा रहा है, वो अच्छी तरह इस तरीके से मनाया जाना चाहिए कि लोगों को नेशनल अवेयरनेस हो कि कुछ किया था इंडिया ने 71 में। आपकी आवाज नहीं आ रही, आई थिंक आप म्यूटेड हैं, आपका म्यूट में है। आनंद जी आप म्यूटेड हैं। आनंद जी म्यूटेड है। मैं चलते चलते लास्ट वर्ड एक चीज कहता हूं। आपने कहा ना बांग्लादेश से हम लोगों के संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो CA/NRC है वो जिस दिन हो गया तो बांग्लादेश से भी जो संबंध अच्छे हैं वो उसका क्या होगा नहीं मालूम। ये वही मैंने कहा कि बांग्लादेश से हमारे संबंध है ठीक है, क्योंकि शेख हसीना है वहां पावर में, और शेख हसीना से वो शेख मुजीबुर रहमान वाला कनेक्शन है, तो वो हमेशा वो पर्सनल रिलेशनशिप रहेगी। पर क्या उसका फ्यूचर है कह नहीं सकते। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि ऐसा विदेश नीति जो CA/NRC हमने किया है उसका जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट अगर किसी देश में आएगा तो वो बांग्लादेश में आएगा। तो वो अगर आप इस तरह का इम्पैक्ट और बिना बात के एक सेटल चीज को अच्छा बुरा जो भी है आपका, मतलब यू मस्ट केयर। वी क्लोज दिस हियर। और सतीश झा साहब मैं आपसे आग्रह करूंगा, अब आप जग ही गए हैं यार, सोए नहीं है तो थोड़ी देर और मत सोइए, बिकॉज अगला सेशन है और अगला सेशन थोड़ा मीडिया पे है। आप उस पे अनिल जयसिंह साहब थैंक यू सो मच, और हम लोग कुछ एक स्वर्णिम विजय वर्ष पे अलग से कार्यक्रम कुछ करेंगे आपके साथ। सतीश झा साहब आप रुक जाएंगे तो अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे सतीश झा जी मिलके। नहीं बहुत अच्छा लगा सुन के आप, बिल्कुल जी।